हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स जो कि स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स से बना हुआ है, हमेशा से ही हमारा ध्यान आकर्षित करता रहा है। सदियों से ही साइंटिस्ट और फिलोसफर्स इसके ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरीज और हाइपोथेसिस देते रहे हैं। उसमें जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इस यूनिवर्स का संपूर्ण मैटर और एनर्जी जो है वो एक इन्फिनाइटली स्मॉल और हॉट पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, में कंसंट्रेटेड था। यह सिंगुलैरिटी अचानक से एक्सपेंड होने लगा, जिससे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे यह ठंडा होते गया, इससे स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए इन्हीं स्टार्स, गैलेक्सीज के बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए। की बात करें तो स्टार्स हमारे लिए बचपन से ही काफ़ी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। स्टार्स जो ग्लो करता है उसका जो कारण है वो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसके कारण ये ग्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होता है जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो उससे क्या होता है कि कोई भी स्टार जो है वो ग्लो करता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो स्टार जो इतना काफ़ी सुंदर सा दिखता है, इसका फॉर्मेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर गैलेक्सीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टार्स में देखा हमने, क्या स्टार्स जो है वो क्या है कि किसका पार्ट है, मतलब अगर अगर हमने मतलब स्टार्ट किया यूनिवर्स से, तो पहले देखते हैं कि जैसे अगर इसको यूनिवर्स मान लिया जाए। ठीक है, अगर ये यूनिवर्स है तो यहाँ पे लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है, 100 बिलियन गैलेक्सीज़। गैलेक्सी क्या हो गया कि अब गैलेक्सी हो गया कि स्टार्स का जो ग्रुप्स है, अगर एक गैलेक्सी में बात करें तो लगभग 100 बिलियन स्टार्स होता है। ठीक है, तो इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारे यूनिवर्स में कितना सारा स्टार्स है। ठीक है, जैसे अगर हमारे सन की बात करें, जिसमें क्या है कि जो हमारा प्लानिट है इसी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो इसी सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह कितना गैलेक्सी होगा इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला भी बोला जाता है। ऐसे गैलेक्सी जो है सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में विस्तार से एडविन हबल ने बताया था। एडविन हबल का जो टेलीस्कोप है उससे गैलेक्सी के बारे में विस्तार से पता चला। ठीक है, अगर गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी क्या होता है कि वहाँ पे स्टार्स होते हैं, नेबुला होता है, फिर बहुत सारे और डेंस मैटर्स होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अ, ये जो है गैलेक्सी का 3 शेप हो सकता है कि एक तो जो है स्पाइरल हो सकता है गैलेक्सी, कोई भी गैलेक्सी है या तो स्पाइरल होगा या फिर इलिप्टिकल हो सकता है। ठीक है, या फिर इरेगुलर शेप का हो सकता है। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो स्पाइरल है, तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जो कि क्या है, स्पाइरल है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ, सबसे पहले ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था, तो उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी देखा था। और जब एडविन हबल ने फिर आगे जो है जो भी अपना टेलीस्कोप जब उसने डिस्कवर किया, तो और भी बहुत सारे गैलेक्सी के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में जो सन है वो भी क्या है कि गैलेक्सी का मतलब चक्कर लगाते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लैनेट्स ही सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो हमारा जो सन है वो भी क्या है कि इसका चक्कर लगाते रहता है। अब ये सन कहाँ पे है? ठीक है, तो कोई भी अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो इसमें 3 आर्म्स होता है। ठीक है, 3 आर्म्स करने का मतलब है कि एक तो बोलते हैं आउटर आर्म्स, एक हो गया मिडिल आर्म और एक हो गया इनर आर्म। ठीक है, तो जितने भी यंग स्टार्स हैं वो क्या है कि आउटर आर्म्स में होंगे। जैसे यंग स्टार, जैसे कि हमारा जो सन है वो उसको बोलेंगे यंग है। ठीक है, तो ऐसे तो सन का जो एवरेज एज माना गया है, सन का जो एज है वो लगभग 10 बिलियन ईयर्स। इसको मतलब इतना जो है लाइफ साइकिल, किसी भी स्टार्स का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अभी स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो सन है वो काफ़ी यंग है। ठीक है, और सन के कंपैरिजन में तो अभी इसने आधा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। मतलब हो सकता है कि 5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब साल तक ये
जी चुका है, ठीक है। अभी 5 साल, सॉरी 5 साल नहीं, 5 बिलियन साल और भी इस बचा हुआ है, ठीक है। तो जो भी यंग स्टार्स हैं वो आउटर आर्म्स में मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये जैसे आउटर आर्म्स है, यहाँ पे हमारा सन मौजूद है, ठीक है। फिर मिडिल वाला में जो है वो रेड जो जाइंट होंगे वो मौजूद होंगे। अभी जब स्टार के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे तो ये रेड जाइंट किसको बोला जाता है ये भी क्लियर हो जाएगा। और जो बीच में होगा वहाँ पे जो है, जो बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो डाइंग स्टार्स है या फिर काफ़ी ओल्ड है, अब जो बिल्कुल अब ख़त्म होने की अवस्था में, वो सारे स्टार्स बीच में होंगे, ठीक है। और उसको बल्ज बोला जाता है या फिर उसको गैलेक्टिक सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो यंग स्टार्स होंगे वो आउटर एज पे होंगे, फिर रेड जो जाइंट होंगे वो मिडिल एज पे, और जो डाइंग स्टार्स होंगे वो गैलेक्टिकल एज पे होंगे, मतलब बिल्कुल इनर में होंगे, जिसको बल्ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि मिल्की वे, तो हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। ऐसे तो सन हो गया हमारा नियरेस्ट स्टार, उसके बाद सन का जो सबसे नियरेस्ट है, मतलब सन के जो सबसे नज़दीक है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसमें स्टार्स में 2 चीज़ याद रखना है, एक तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है सन का, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमसे नियरेस्ट सबसे पहला कौन सा है, सन है, ठीक है। और अगर सन के सबसे नियरेस्ट बोलेंगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब क्या है, एक है मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है, तो उसका नाम है डॉग स्टार या फिर उसको साइरस भी बोला जाता है। तो हम जब कॉन्स्टिलेशन पढ़ेंगे, मतलब कॉन्स्टिलेशन मतलब स्टार जब कोई शेप में फॉर्म में दिखने लगता है, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो वो क्या है कि एक ओरायन नामक एक कॉन्स्टिलेशन है, उसी में ये वाला जो डॉग स्टार है वो वहाँ पे पाया जाता है। आगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो सन है वो भी मूव करते रहता है, मतलब मिल्की वे जो गैलेक्सी है वहाँ पे हमारा सन भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सन मूव नहीं कर रहा है, और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। अब क्या है, तो हमने स्टार्ट किया था अभी गैलेक्सीज से, ठीक है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्टार्स कैसे फॉर्म हुआ है। तो स्टार्स का जो अर्लियर जो स्टेज है उसका जो नाम है, उसका नाम है नेबुला, ठीक है। अगर इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक डाला हुआ है मैंने, कहाँ चला गया, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट खो गया, हाँ तो यहाँ पे है, ठीक है। तो स्टार का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, नेबुला से हुआ है। जैसे ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है नेबुला। नेबुला बोला जाता है कि जैसे क्लाउड्स ऑफ गैसेस है, डस्ट है, तो उसको नेबुला बोलते हैं। तो ये तो क्या है कि किसी शेप में अभी ये नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ ये क्लाउड्स है, या तो इसमें हाइड्रोजन या फिर हीलियम का क्लाउड्स होगा या फिर डस्ट होगा। तो एक समय ऐसा आता है कि ये ग्रेविटी के कारण जो होता है ये सारा जो मतलब एक समय में टेम्परेचर, प्रेशर और ग्रेविटी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि ये जो सारा गैसियस क्लाउड है वो एक जगह जाके कंडेंस हो जाता है। और क्या होता है कि जब डीप टर्बुलेंस वहाँ पे क्रिएट होता है तो वो जो होता है कि हीट वहाँ पे फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो हीट, अब ये क्या है कि हीट फॉर्म होगा तो उससे क्या होगा कि या तो मतलब इसमें क्या होगा कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोला जाता है, एक वर्ड है इसमें, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन को सिंपल वर्ड में बोले तो बोलेंगे कि इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक समय में ग्रेविटी, 1 मिनट, ग्रेविटी प्लस प्रेशर प्लस हीट, ये तीनों इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सारा मतलब सारा एक जगह जाके कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और ये कंडेंसेशन के बाद क्या होता है कि प्रोटो स्टार का फॉर्मेशन होने लगता है। तो सुपरनोवा के बाद बनता है क्या, प्रोटो स्टार। अब क्या है कि ये जो होता है ये एक तरह से बोल सकते हैं ये जो है एक ट्रू स्टार नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि प्रोटो स्टार बना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम का फॉर्मेशन किया, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया, और ये हीट अगर 10 मिलियन केल्विन तक चला जाता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न फिज़न आपने के बारे में मतलब शायद पता भी होगा, जैसे कि एटम बम्स वगैरह होता है तो वहाँ पे फ्यूज़न फिज़न ये सब कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सिंपली समझना है कि हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो हीलियम और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और ये हीट लगातार प्रोड्यूस होते जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे फिर इस प्रोटो स्टार के बाद मैन सीक्वेंस स्टार का फॉर्मेशन होता है, मैन सीक्वेंस
स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार फॉर्म्ड। जैसे कि हमारा सन, ये क्या है कि मैन सीक्वेंस स्टार है, मतलब यहाँ पे लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न होते जा रहा है, हीलियम बनते जा रहा है, हीट बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि ये तो अब स्टार फॉर्म हो गया। अब क्या है कि ये इसका जो आगे का भविष्य है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मास करने का मतलब है कि मास पे कैसे डिपेंड करेगा, या ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो जो भी स्टार है अगर वो मैसिव होगा, कहने का मतलब है एक तो हो सकता है एक स्मॉल स्टार हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है मैसिव, मतलब मास बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये भी अभी जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मोटे तौर पे जानेंगे कि जो क्या होगा, मास जिसका मैसिव होगा वो बन जाएगा बाद में जाके रेड सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने का मतलब है कि ये एक वायलेंट एक्सप्लोजन हो जाएगा। वो जो अब जैसे अगर ये जैसे ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार जो है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरनोवा, इसमें एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। और एक्सप्लोजन के बाद जो है इसका जो कह सकते हैं कि बाहर वाला पार्ट जो है वो बाहर मतलब टूट जाएगा एक तरह से। और फिर ये दो केस हो सकता है, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, या फिर ये ब्लैक होल बन जाए, ब्लैक होल, ठीक है। तो अब ब्लैक होल क्या है, तो अगर इसको यहाँ पे फिगर में देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये दिख रहा है। ब्लैक होल ऐसा जगह होता है कि जो क्या है जहाँ पे ग्रेविटी इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये लाइट को भी स्केप नहीं करने देता है, ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है, अभी जैसे हमने देखा कि कोई भी स्टार है उसका जो उसका फेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। अगर उसका मास जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कहने का मतलब है वो सन से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है ये बाद में समझेंगे, अभी सीधा समझना है। अगर मास मैसिव है तो वो रेड सुपर जायंट बन जाएगा। और क्या हो जाएगा कि ये जो रेड सुपर जायंट जो है इसमें वायलेंट एक्सप्लोजन हो जाएगा, और वो सुपरनोवा इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन, ठीक है। या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। ये सारा मास का खेल है। अब क्या है कि अगर उसका मास जो है वो सन से कम हुआ तो क्या होगा कि वो रेड जायंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ रेड सुपर जायंट बना था, या ये रेड जायंट बन जाएगा। अब क्या है कि स्टार जब मतलब तो इस कहने का मतलब है कि जो स्टार एक समय में ऐसा आएगा इसका स्टार का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होके वो उसका जो ये जो है उसका जो बाहर वाला जो लेयर है वो निकल जाएगा, ठीक ठीक है। और फिर वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, मतलब धीरे धीरे छोटा और छोटा छोटा होते जा रहा है। और ब्लैक ड्वार्फ मतलब बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और ये बोल सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस, मतलब बिल्कुल भी ये चमकेगा नहीं, या फिर बहुत छोटा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब क्या है कि हमने बात किया था कि मैसिव, ये मैसिव स्टार की बात की है, और इधर बात की है छोटा स्टार। अब कितना छोटा, तो अगर ये चंद्रशेखर लिमिट से कम हुआ। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट जो है वो होता है हमारे मास, सन का जो मास है उसको 1.44 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर जो है ये हमारे मतलब देश के महान साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये चंद्रशेखर लिमिट से अगर कम हुआ तो वो जो है क्या बन जाएगा, रेड जायंट बनेगा, फिर वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन वही अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हुआ उस स्टार का मास तो पहले वो रेड सुपर जायंट बनेगा, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसमें हो जाएगा, फिर या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब मास अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, और थोड़ा सा बीच मतलब इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे हुआ, क्लाउड ऑफ गैसेस जो है, अगर यहाँ पे देखें पहले क्लाउड ऑफ गैसेस था, उससे नेबुला बना, फिर नेबुला से स्टार बना। अब ये जो स्टार है इसका फेट जो है वो डिपेंड करता है इसके मास पे, मतलब वो क्या हो सकता है। जैसे अगर हम सन की बात करें तो हमारा जो सन है वो जो है टोटल इसका 10 बिलियन ईयर्स जो है इसका टोटल आयु है, ठीक है, जिसमें 5 बिलियन ईयर्स ये जी चुका है। तो इसका जो फेट है वो क्या है कि चूँकि ये चंद्रशेखर लिमिट से कम है, ठीक है, तो पहले तो वो रेड जायंट बनेगा, फिर वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ बन के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सन का कॉन्सेप्ट। फिर आगे है
किसी स्टार का जो कलर है वो बहुत कुछ बताता है, मतलब उसका कलर देख के बता सकते हैं कि स्टार जो है यंग है या फिर मिडिल एज में है या फिर ओल्ड है या डाइंग है, ठीक है। तो 3 कलर जो है, एक तो अगर ब्लू या वाइट दिखे तो बोलेंगे स्टार जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है प्लस यंग है। अगर उसका कलर ऑरेंज अगर दिख गया, ठीक है, तो बोलेंगे वो अभी मिडिल एज में है और ठीक है मीडियम टेम्परेचर है। और अगर रेड दिख रहा है तो बोलेंगे कि ये अब ओल्ड हो चुका है या फिर डाइंग स्टेज पे है और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हमने स्टार के फॉर्मेशन को भी देख लिया, फिर गैलेक्सी तो हमने देख ही लिया। हाँ, अब एक चीज़ और, एक पॉइंट देख लेते हैं, सुपर क्लस्टर एक वर्ड आता है। तो अब गैलेक्सी, अब क्या है कि गैलेक्सी तो 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है हमारे मतलब यूनिवर्स में। तो 3 गैलेक्सी का जो ग्रुप होता है उसको सुपर क्लस्टर बोला जाता है। तो जैसे कि हमारा जो सुपर क्लस्टर है जिसमें कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, तो इसमें जो सुपर क्लस्टर है 3 ये गैलेक्सी से बना हुआ है। एक का नाम है देवयानी, ठीक है, पहला तो वही हो गया मिल्की वे गैलेक्सी जिसको मंदाकिनी भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया देवयानी, इसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोलते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लाइट ईयर, ये मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये डिस्टेंस नापने में, ठीक है। और तीसरा जो है वो है NGC M33, मतलब सेकेंड नियरेस्ट। तो हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, इसमें एंड्रोमेडा या फिर देवयानी सबसे नियरेस्ट है और सेकेंड नियरेस्ट है NGC M33। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब क्या बचा, हाँ, एक लास्ट पॉइंट है ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन। तो हमने मतलब अभी तक 89 कॉन्स्टिलेशन, ऐसे तो ढेर सारा कॉन्स्टिलेशन हो सकता है जिसको अभी तक पता लगाना अथाह समुद्र है, ठीक है, ये पता लगाना मानव के बस अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक पता लगाया जा चुका है वो है टोटल 89, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिलेशन है उसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ कॉन्स्टिलेशन जैसे कि एक है लघु सप्तऋषि, ठीक है, जैसे कि जिसको उर्सा मेजर उर्सा माइनर, इसको उर्सा माइनर बोला जाता है। उर्सा माइनर मतलब एक सेब बनाता है। तो सप्तऋषि मतलब 7 स्टार्स का जो कॉन्स्टिलेशन है। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है कि ये इसमें यहाँ इस पॉइंट पे पोलर स्टार मौजूद होता है, ठीक है, जिसको क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, मतलब ये जो है क्या है कि अर्थ के जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल डायरेक्ट में है, तो इसको ये फिक्स माना जाता है। तो इसको सेलर्स और ट्रैवलर्स सदियों से इसका यूज़ करते हैं डायरेक्शन को मतलब पता करने के लिए, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पोलरिस या फिर ध्रुव तारा जो है वो पाया जाता है किसमें, उर्सा माइनर में, ठीक है, उर्सा माइनर में। दूसरा है उर्सा मेजर, ठीक है, उसको द ग्रेट बियर भी बोला जाता है। ये इसका ऐसा शेप है, ठीक है, इसमें भी 7 स्टार है पर ये थोड़ा बड़ा दिखता है। और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हम लोग हमेशा देख सकते हैं, ठीक है। और इससे भी पोलरिस का पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हो गया उर्सा मेजर, ये हो गया उर्सा माइनर, ठीक है। अब क्या है, तीसरा जो काफ़ी फेमस है वो है ओरायन, ओरायन द हंटर, ठीक है। ये हंटर का शेप, हंटर जैसा दिखता है, इसको मिलाया नहीं गया, हाँ, ये थोड़ा सा हंटर का शेप बनाता है, ठीक है। तो ये जैसे ये तीनों ओरायन बेल्ट बना रहा है और इसके सीध में एकदम दिख रहा है ये साइरस या डॉग स्टार, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि सबसे चमकीला जो जो स्टार होता है, ठीक है, उसका नाम है डॉग स्टार। तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म हो गया, आगे क्या बचा हमारा, नक्षत्र। तो नक्षत्र हो गया कि मतलब जो सन के समीप जो तार मतलब स्टार्स का जो समूह है उसको नक्षत्र बोला जाता है। तो इसको जो है एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो टोटल 27 नक्षत्र ये याद रखना है। और ये भी याद रख सकते हैं कि सन जो है एक मंथ में लगभग 2.25 नक्षत्र को क्रॉस करता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे हमारा जो बच्चा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी से जो है ये जो है बिग बैंग थ्योरी उससे माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स उसी से बना है, ठीक है। मतलब क्या है कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी सिंगुलैरिटी एक पॉइंट है, उससे 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जो है उसमें क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो उसमें एक्सपेंसन हुआ, फिर उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, फिर एटम बना, फिर एटम जो है हाइड्रोजन बनाया, फिर वहाँ पे फ्यूज़न हुआ, फिर इससे स्टार्स बना, ठीक है। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद कुछ और भी थ्योरीज़ हैं इसको मतलब प्रूव करने के लिए। तो एक तो थ्योरी मतलब सबसे एक्सेप्टेबल यही है, ठीक है। ऐसे तो स्टीरियो स्टार थ्योरी भी है, तो वो ये बोलता है कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था, ठीक है, ना तो इसका बिगिनिंग है ना फिर एंड है, लेकिन ये कुछ एविडेंस नहीं दे पाया, ठीक है। फिर ये हो गया।
और तो कुछ नहीं बच्चा, इसमें बस इतना ही पढ़ना है। ये वाला जो हमारा यूनिवर्स वाला चैप्टर है, इसमें लगभग 3-4 वीडियो में ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आगे के टॉपिक में हम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, सन कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।